हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट सीडीपी के बारे में। क्या बात करेंगे? सीडीपी के बारे में बात करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। कब का? 28 दिसंबर 2022 का है, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता था। ठीक है, एम है, कथन ए है। ठीक है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल राइट है। बच्चों को शारीरिक विकास होगा तभी तो उसका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में भी प्रभावित होगा। जब शारीरिक ही विकास अच्छा से नहीं रहेगा तो इन सब में भी कमी आएगा। ठीक है, और तर्क आर है दोस्तों, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? बेहद प्रभावित करते हैं। जो कि ये भी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है और ये तर्क भी सही है। क्या है? तर्क भी सही है। तो हमारे आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारे आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? किस हिस्सा में? तो बाकी को हिस्सों में। सिर से शुरू होता है। कहाँ से? तो सिर से। तो एक में है समीप दुर्भिमुखी सिद्धांत और शीर्षगामी सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत और एक रूपता का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर सिर है और ये शीर्षगामी सिद्धांत जो दिखाई दे रहा है इससे आप पकड़ सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश डैश अनुवांशिक स्वभाव के रूप पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो कौन सा है जो आनुवांशिकता या स्वभाव में पूर्व निर्धारित और प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो दोस्तों यहाँ है परिपक्वता, पाड़, अनुकूलन, समाजीकरण। तो ये क्या है? तो आनुवांशिक है, तो ये परिपक्वता से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो परिपक्वता से हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार। किसके अनुसार? तो जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करती है। परिपक्वता, अनुबंधन, जी नहीं, ये दोनों नहीं कर सकता है। सजा, क्रिया, सामाजिक अनुबंधन। किसका? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दिशा को, किसका? तो संज्ञानात्मक विकास की दिशा को कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है सजा हो गया, क्रिया हो गया, सामाजिक अनुभव हो गया। तो ये कहाँ है दोस्तों? 3, 4, 5, यानी 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। मतलब कम या बढ़ जाती है। बच्चे संरक्षण के कौशल नहीं है। बच्चे वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है। जीवात सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। बच्चा कर्मबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाता है। तो ये क्या है? तो ये है बच्चे में संरक्षण के कौशल
नहीं है। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा, दोस्तों 3 क्वेश्चन जीन पियाजे का है, सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? जो सही क्रम है दोस्तों वो क्या है? एम है संवेदी चालक चरण, बी फिर है पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर है मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। यानी यही ऑप्शन में ठीक है, यही ऑप्शन है। ये है संवेदी चालक चरण, ये कब से कब तक है? तो 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक चरण ये है 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक चरण ये है 7 से 11 तक। और ये अमूर्त संक्रियात्मक चरण ये 11 से ऊपर, क्या है? ऊपर, ठीक है ना, 11 से ऊपर। यानी ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? तो दोस्तों यहाँ पर जो एक नेहा नाम की लड़की है, ठीक है, और उनकी माँ ने मिठाई ला करके रखे हैं। उस मिठाई को खाना चाहती है लेकिन वो डरती है। क्या करती है? डरती है। किस लिए डरती है? कि पकड़ी जाएंगे और पकड़ने के बाद मुझे सज़ा मिलेगी, मार मिलेगी, डांट मिलेगी। तो बताइए कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, दोम है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, थ्रीम है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, फोर्थ में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें बच्चा कितना एज तक रहता है? तो ये रहता है 4 से 10। कितना रहता है? 4 से 10। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय वे वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? मतलब ये अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो किसके अनुसार, किस सिद्धांतों के अनुसार दोस्तों? तो लेवाइगोस्की के अनुसार, जॉन पियाजे के अनुसार, हावर्ड गार्डन के अनुसार या लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसके सिद्धांत पर बच्चे अपने से ज़्यादा जो ज्ञान है वो समकक्षीय जो वयस्कों से अंतःक्रिया करके वो सीख रही है, वो किसका है? तो वो है लेवाइगोस्की का। ठीक है ना दोस्तों। जहाँ पर समाज आ जाए, संस्कृति आ जाए, अंतःक्रिया आ जाए, तो समझ जाइए लेवाइगोस्की होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? लेवाइगोस्की के अनुसार दोस्तों इसको हमेशा याद रखेंगे। अनुकूलन जी नहीं, पुनर्बलन ये भी नहीं होगा, सांस्कृतिक परिवेश ये होगा, आनुवंशिकता ये भी नहीं होगा, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पर ये जोर दिया है। तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि जो बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? किसका? तो शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलताओं जो है उसका कौन सा, ये किसका अनुसार? तो हावर्ड गार्डन के अनुसार कौन सा बुद्धि है? तो यहाँ है तर्क गणितीय बुद्धि। तो ये तो तर्क गणितीय बुद्धि में क्या आता है दोस्तों? जैसे कि
जैसे क्या, तो साइंटिस्ट हो गया, काउंटर हो गया, ये सब यहाँ पर आते हैं। शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, ये आएगा उसमें। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इसमें क्या आएगा, तो इसमें जैसे कि नेता हो गया, ये दूसरों को अपने तरह इंटरेक्ट करने का शक्ति इसमें रहता है, उसमें बुद्धि रहता है। जैसे टीचर हो गया, इसी में आता है। नेता हो गया, इसी में आता है, ठीक है। जैसे भाषाई बुद्धि हो गया, ये भाषाई बुद्धि किस में आएगा, इसको भाषा के जिसमें अच्छी पकड़ हो, जैसे कि पत्रकार हो गया, क्या हो गया, तो पत्रकार हो गया। उसके बाद वकील हो गया, क्या हो गया, तो वकील हो गया। और फिर कवि हो गया, ये सब इसमें आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शरीर और वस्तुओं से, तो ये हो जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है ना। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दृश्य स्थानीय बुद्धि में क्या शामिल है। दृश्य स्थानीय बुद्धि में क्या शामिल है दोस्तों। एम है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। और 2 में है लय, ताल और मीटर, साउंड और माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। और 3 में है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। और 4 में है प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों एवं चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, क्या शामिल है, तो ये है छवि और चित्रों में सोचने की क्षमता। यहाँ पर दृश्य स्थानीय बुद्धि है। तो जैसे छवि हो गया, दृश्य हो गया, ये अमूर्त चीज़ है, ये काल्पनिक चीज़ है, इसे काल्पनिक रूप से भी सोच सकते हैं। जैसे मूर्तिकार हो गया दोस्तों, क्या हो गया, मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, ये सारी चीज़ हो जाएगा दृश्य स्थानीय बुद्धि में, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा, किसको देगा ये बढ़ावा दोस्तों। तो दोस्तों ये बढ़ावा किसको देगा, तो एम है जेंडर समता, और 2 में है जेंडर रूढ़िवादिता, और 3 में है जेंडर भूमिका में लचीलापन, और 4 में है जेंडर समानता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि सह शिक्षा कक्षा में, एक शिक्षा है और कक्षा में क्या बोल रहे हैं कि लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है, मतलब लड़का के लिए एक शिक्षक ने क्या बोल रहा है कि मजबूत बनो, लड़का के लिए क्या बोल रहा है, तो मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो, क्या, तो लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो। ये किसका उदाहरण हो सकता है, तो दोस्तों इसका साफ साफ किसका उदाहरण हो सकता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता का, ठीक है ना। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विविध शिक्षार्थियों वाला कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, मतलब विभिन्न जो शिक्षार्थी वाला कक्षा है उसमें शैक्षणिक राजनीतियाँ क्या होना चाहिए दोस्तों। उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन जी नहीं, गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम ये भी नहीं, दृष्टिकोण में अनियमता ये भी नहीं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समावेशी। ये विभिन्न जो विद्यार्थी वाले जो कक्षा होता है वो हमेशा समावेशी ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। एम है मूल्यांकन की किसी एक ही राजनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। और 2 में है यह सीखने में होने वाले बदलाव का आलोकन करता है। 3 में है यह बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता।
फोर्थ में है, यह शिक्षकों की मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन। यह सीखने में होने वाले बदलाव का आलोकन करता है। क्या करता है? आलोकन करता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये मूल्यांकन है दोस्तों, और ये मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक में है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। जी नहीं, क्या छात्रों ने भय और तनाव पैदा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा दोस्तों। अगर ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे, ठीक है ना। बच्चों को कभी भी संकट में डालना नहीं है। बी में है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। जी नहीं, असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा बिल्कुल नहीं करना है। और सी में है छात्रों के बीच तुलना फिर से आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। फोर्थ में है दोस्तों सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। बिल्कुल ये राइट है दोस्तों, इसमें बेस्ट ऑप्शन है। क्या है? तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों समावेशी शिक्षा कथन ये है, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। ये क्या है? तो ये गलत है। तर्क आर को देखिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाए। केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थी। बिल्कुल गलत है, यानी दोनों गलत है दोस्तों। क्या है? तो दोनों गलत है। दोनों गलत कहाँ पर है दोस्तों? तो फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है ना। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। जो वंचित पृष्ठभूमि के जो छात्र है उसको शिक्षा को किसका पालन करना चाहिए? शिक्षकों को किस चीज़ का पालन करना चाहिए? एम है सामाजिक बहिष्कार, 2 में है सामाजिक हास्यकरण, और 3 में है मानकीकृत पाठ्यक्रम, और 4th में विभेदित निर्देश। क्या? तो विभेदित निर्देश, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। क्या है? तकनीक का उदाहरण है। किस चीज़ का? ये विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है व्हीलचेयर, पहिया कुर्सी, बड़ी समुद्र लवणीय किताबें, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, और 4th में है स्पष्ट सामग्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकलांगता है और शरीर से है, तो किस चीज़ को यहाँ पर दर्शा रहा है? यहाँ पर व्हीलचेयर और पहिया कुर्सी, ठीक है ना। 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई किन छात्रों की विशेषताएं हैं। एम है गुंजन विकल्प, बी में है पठन, सी में है लेखन, और 4th में है संलीनता। तो यहाँ पर गणितीय से संबंधित है दोस्तों, तो ये गुंजन हो जाएगा, ये गुंज हो जाएगा, गुंज विकल्प। और ये पठन से पढ़ने से संबंधित है, जैसे ये वा है तो वा पढ़ रहा है, वा को वा पढ़ रहा है, इससे कन्फ्यूज वालों को पठन से संबंधित। लिखने में कन्फ्यूज है, जैसे लिखने में भी कन्फ्यूज है, ठीक है। पेन है ये, अब इसे फैन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखने वालों में इसे लेखन कौशल में जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये लिखने से संबंधित हो जाएगा, लिखने से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो, यहाँ पर गणितीय है, ठीक है ना, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में से शामिल है। रचनात्मक बच्चों के लिए जो विशिष्ट पहचान है ये किस में शामिल है दोस्तों?
एक है विचारों की अनम्यता में और बीम है उब के लिए उच्च हसनीता और फिर सीम है जटिलता के लिए वीर्यता और फिर फोर्थ में है अभिसारी सोच। यहाँ पर रचनात्मक की बात कर रहे हैं दोस्तों, यह अभिसारी नहीं आएगा, ठीक है ना, अभिसारी नहीं आएगा। जटिलता के लिए वीर्यता, वो जटिलों को वो आसानी से हल कर सकता है और एक चीज़ को वो कई तरह से हल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जटिलता के लिए वीरता। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? ये जो अर्थपूर्ण है उस अधिगम में क्या सम्मिलित है? एक में है पुरस्कार और दंड का प्रावधान, बी में है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, और थ्री में है सीखने के तरीके पर विचार, और फोर्थ में है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर है अर्थपूर्ण अधिगम के क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, ठीक है ना, जहाँ पर भी ये अवसर आ जाए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कथन ए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क है माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। जी नहीं दोस्तों, सभी सीखने का केंद्र नहीं है। आर में है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छे सीखते हैं और जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। ये भी गलत है, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। क्या है? एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। एक में है बच्चे के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। दूसरा में है ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। थ्री में है एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। फोर्थ में है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बनन पेशकश की जाती है। तो बताइए दोस्तों यह क्या हो जाएगा इसमें आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन में ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या है? तो ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि डैश डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। एक में है अनुकूलन और पुनर्बनन की सिद्धांत। दूसरा में है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। तीसरा में है सहयोग और सकारात्मकता, और फोर्थ में है पृथकीकरण व नमीकरण। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सहयोग और सकारात्मकता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए में है मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। क्या है? तो एक प्रभावी रणनीति है, बिल्कुल ये राइट है। अब यहाँ पर तर्क देखिए दोस्तों, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों? तो ये भी राइट है और कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों कक्षा में प्रश्न। कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए? नहीं, केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। किसी के भी द्वारा नहीं पूछा जाना चाहिए और जवाब भी नहीं देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। चौथा में है छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। यानी ये एक टीचर है और ये स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट भी टीचर से सवाल कर सकते हैं और टीचर भी सवाल कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे में दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों याद रखिए आंतरिक, ठीक है ना। एक में है भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके। पुरस्कार प्रदान करने से सिर्फ उसमें क्या होगा? तो जो बाहरी का जो है अभिप्रेरणा वो बढ़ेगा। क्या होगा? जो बाहरी का अभिप्रेरणा है वो बढ़ेगा और सोचेगा कि हम ये काम करेंगे तो मेरे को ये चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। और सिर्फ वो पुरस्कार के लिए करेगा, आंतरिक से वो अभिप्रेरणा नहीं होगा। 2 में है नकारात्मक शुद्धिकरण से, जी नहीं। दंड के भय द्वारा, ये भी नहीं। चौथा में देखिए सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। सीखने की खुशी पर उसे ध्यान केंद्रित करना होगा और वो बच्चा खुद से फिर करने लगेगा, वो आंतरिक प्रेरणा होगा, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? क्या करते हैं? तो ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं, ठीक है ना। एम है सक्रिय अन्वेषण। दूसरा में है अमूर्त समस्याओं पर काम करना। तीसरा में है पूछताछ और प्रयोग और चौथा में शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी चारों ऑप्शन हो जाएगा। तो कहाँ है चारों ऑप्शन? तो फोर्थ ऑप्शन में है। कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में। सक्रिय अन्वेषण भी, अमूर्त समस्याओं पर काम करना भी, पूछताछ प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत भी करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश डैश और असफलता को डैश डैश में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। एम है अस्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक। दूसरा में है वृद्धिशील सुधार के अवसर के और स्थानीय सुधार के अवसर, वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो इस खाली जगह में ये भरा जाएगा और इस खाली जगह में ये, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? विफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है दोस्तों? एम है सहयोगात्मक शिक्षा, बीम है समावेशी कक्षाएं, सीम है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम और फोर्थ में है सार्थक अधिगम। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ये अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।